हम अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इस महाराष्ट्र के अंदर अगर रिजर्वेशन हमको कहीं मिला तो महाराष्ट्र की जेलों में हमको रिजर्वेशन मिला। यहाँ पर 30% अगर आज भी कैदी है तो वो आप लोग हैं। यानी हर 100 में से 30 कैदी इस मुल्क का मुसलमान है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी चूक कहां हुई, क्यों फिर हमारे पैगंबर को गाली दी जाती है और गाली देने वाले को ज्यादा से बड़ा इनाम दिया जाता है। माफ करना, आज की सियासत यह है कि जो मुसलमानों को जितनी गाली देगा उसका कद उतना बढ़ेगा, उसको वोट उतने मिलेंगे, उसको टिकट पहले मिलेगा। ये हालात बना के रखती है मुल्क की। कि आज जो हालात हुए हमें मांगने की जरूरत पड़ रही है, उसका हम ही उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो हम हैं। कि जब आपको इंसाफ ही नहीं देना मुसलमानों के लिए तो आप लोग आयोग बनाते ही क्यों है यार? रद्दी की टोकरियों में डाल देना चाहिए। मुसलमान की आबादी ज्यादा होती है, वहां पानी का प्रेशर भी कम कर दिया जाता है। मैं जो बात बोल रहा हूं वो कोई अफसाना नहीं है, फसाना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो आपको बता रहा हूं। आज जहां पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम मुसलमान सर्वाइवल की पोजीशन पर है, जहां हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे खिलाफ सियासत चलती है, जहां पर आज ये हकीकत है कि स्कूल में बच्चों को उसका मजहब पूछकर उसे तकलीफ दी जाती है, उसे पनिशमेंट दिया जाता है। ये याद रखिए कि अब ऐसा कभी नहीं होने वाला कि अगर बुलडोजर यूपी में चल रहा है तो वो बुलडोजर मध्य प्रदेश के शहजाद खान के घर तक आ गया। क्या आपके घर तक वो बुलडोजर नहीं आ सकता? जरूर आ सकता है, क्योंकि हमें तो उस वक्त से शिकार बना दिया गया था जब मुल्क आजाद हुआ था। हमें कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। और हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं और मार ही डाले जो ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो ये दुनिया वो है। हम अगर जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। आज के इस बहुत ही अहम और कीमती मशावरती मीटिंग की सदारत कर रहे आली जनाब मौलवी अब्दुल मुसव्विर नदवी साहब, इस डायस पर बैठे महाराष्ट्र के साबिक वजीर, साबिक राज्यसभा सदस्य और साबिक समाजवादी पार्टी के लीडर हुसैन दलवाई साहब, यहां पर मौजूद इम्तियाज पीरजादा साहब, हसीफ नदाब साहब, जावेद हबीब साहब तो पहुंच नहीं पाए, एडवोकेट तौसीफ साहब, मेरे भाई एडवोकेट जिया खान साहब, अकोला से चल के आए साजिद पठान साहब, इमरान खान साहब, सलीम खान साहब, परवेज शम साहब, इस डायस पर बैठे हुए जावेद भाई, हर इंसान का मैं नाम लेना चाहता हूं लेकिन इस वक्त की काफी कमी है। और जिस मकसद के लिए आज इस मशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया उस पर गुफ्तगू होना भी जरूरी था। दोस्तों, आज जबकि इन हालात के अंदर आपने जो सबसे बड़ी बात यह है कि हिया पठान साहब की, कि एक तो मैं सबसे ज्यादा सैल्यूट करता हूं और मुबारकबाद उनको देता हूं कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड बनाए, जो अपने आप में पूरे विदर्भ में एक नया मैसेज दे गई। और उन्होंने आज की इस नशिस्त का इनेकाद किया। बात चल रही थी रिजर्वेशन पर, मुझसे कब्ल मुकर्रिरीन ने अपनी बातें रखी, अपने शिकवे शिकायत रखे, लेकिन मैं आपको माजी के औराक में लेके जाना चाहता हूं, माजी के चंद औराक पलटाना चाहता हूं कि आज जो हालात हुए हमें मांगने की जरूरत पड़ रही है, उसका हम ही उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो हम हैं। हमारी क़ियादत ने हमसे वो हिम्मत छीन ली
जिसकी जरूरत हमें थी। बात यहां से शुरू नहीं होती है। मैं आजादी के पहले जाऊंगा तो वक्त नहीं है। आजादी के बाद चूंकि वो ऐसा मौजू है कि जिसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी है। 22 दिसंबर 1949 की रात तक बाबरी मस्जिद में नमाज हुई, लेकिन 22 दिसंबर 1949 की आधी रात को बाबरी मस्जिद में शरारत कर दी गई और 23 दिसंबर से बाबरी मस्जिद को ताला लगा दिया गया। हम खामोश हो गए। बात छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा गौर करने की है। यह तारीख शुरू होती है हमारी लीडरशिप की उस वक्त से। अगर उस वक्त उसका इलाज कर दिया गया होता तो शायद आज हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कुछ और होता और हिंदुस्तान की तारीख भी कुछ और होती। आज जहां पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम मुसलमान सर्वाइवल की पोजीशन पर है, जहां हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे खिलाफ सियासत चलती है, जहां पर आज यह हकीकत है कि स्कूल में बच्चों को उसका मजहब पूछकर उसे तकलीफ दी जाती है, उसे पनिशमेंट दिया जाता है। आज जब जो कांस्टेबल, जो पुलिस अधिकारी रेलवे के अंदर हमारा प्रोटेक्शन करना चाहिए, आज हम उनके गोलियों का शिकार हो रहे। बात यहां तक आ गई। बात यहां तक नहीं आई। ये याद रखना, इस रिजर्वेशन का मकसद सिर्फ ये है, जिसे इनेकाद करने की वजह यह है कि इस रिजर्वेशन की वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होना चाहिए। वो लड़ाई हमको लड़ना है, इसलिए आज इस मीटिंग का इनेकाद किया गया। ये याद रखिए, आपके महफूज मकामात महफूज नहीं रहेंगे। ये जमाना आपको जाहिल और गवार देखना चाहता है। अगर बचा सकते हैं तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचा लीजिए, वरना आने वाली नस्लों को हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ये याद रखिए कि अब ऐसा कभी नहीं होने वाला कि अगर बुलडोजर यूपी में चल रहा है तो वो बुलडोजर मध्य प्रदेश के शहजाद खान के घर तक आ गया। क्या आपके घर तक वो बुलडोजर नहीं आ सकता? जरूर आ सकता है, क्योंकि हमें तो उस वक्त से शिकार बना दिया गया था जब मुल्क आजाद हुआ था। मुल्क आजाद हुआ था तभी हमें बेबस कर दिया गया था। मैं किसी पे तोहमत नहीं लगा रहा हूं, ना ही किसी को तोहमत लगाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन याद रखिए, जहां पर हमारे लिए सियासत नहीं हो रही है, हमारी मुखालिफ सियासत हो रही है। इस मुल्क का कोई इशू नहीं है। इस सोचने की जरूरत है, इस मुल्क का एक ही इशू है, वो है इस मुल्क का मुसलमान। और बदकिस्मती इस मुल्क के मुसलमानों की यह है कि कोई इसकी हिमायत हासिल करके इख्तिदार पाना चाहता है तो कोई इसकी मुखालिफत करके इख्तिदार पाना चाहता है। इससे ज्यादा इस मुल्क के अंदर और कोई इशू बाकी नहीं रह गया है। आज जब हम इस हाल के अंदर बैठे हैं, न जाने कितनी जगह मॉब लिंचिंग हो चुकी होगी, न जाने कितनी जगह दाढ़ी और टोपी देखकर उसको टोका जा रहा हो। बात किसी एक बुजुर्ग की नहीं है, बात सुबह से शाम तक रूनुमा होने वाले उन हादसात और उन हालात की है जिसे हमें समझने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, हम अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इस महाराष्ट्र के अंदर अगर रिजर्वेशन हमको कहीं मिला तो महाराष्ट्र की जेलों में हमको रिजर्वेशन मिला। यहां पर 30% अगर आज भी कैदी है तो वो आप लोग हैं। यानी हर 100 में से 30 कैदी इस मुल्क का मुसलमान है। अग्रवाल साहब यहां बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि हमारी कहां गलती हो गई, कहां हमसे कोताही हो गई, हम कहां चूक गए। आज तक ये समझ नहीं पाया। आज तक ये सवाल हमारी जहनों में घर गिर गया। न जाने कब किस इमाम की गिरफ्तारी हो जाए। हम कैसे भूल सकते हैं 2005 और 6 के अंदर हज हाउस के इमाम गुलाम यहिया को गिरफ्तार किया गया था। क्या कसूर था? सिर्फ कश्मीरी कुछ नौजवानों को उन्होंने अपने हज हाउस में रुकवा दिया, जबकि वो कश्मीरी नौजवान, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उन्हें 3 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। क्या कसूर था उन नौजवानों का जिन्होंने घाटकों पर ब्लास्ट की एक झूठी रिपोर्ट एक डॉक्टर ने बनाने से इनकार कर दिया। बाद में उसी के क्वार्टर के अंदर आरडीएक्स रख के उसे गिरफ्तार कर लिया गया और यह बोला गया कि इसके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक है। आज वो डॉक्टर जो है जालना मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट डीन है।
मगर अपनी गिरफ्तारी और अपने ऊपर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे भी 5 साल का वक्फा लग गया। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हमारी चूक कहां हो गई, हमारे से गलती कहां हुई कि हमने महाराष्ट्र के अंदर जब भी बात रिजर्वेशन की निकली तो हमारी नजरों में हम मुझसे कब्ल मुकर्रीन ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने हमारी हालत को उजागर करके रख दिया। उसमें यहां तक लिखा गया कि जिस एरिया में मुसलमान की आबादी ज्यादा होती है वहां पानी का प्रेशर भी कम कर दिया जाता है। मैं जो बात बोल रहा हूं वो कोई अफसाना नहीं है, फसाना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो आपको बता रहा हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो बनी, लेकिन सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन पर कोई अमल नहीं हुआ। महमूदुर रहमान कमेटी बनी, उसमें बताया गया कि महाराष्ट्र के अंदर 50 से ज्यादा या लगभग 50% लोग मुसलमान जो है खास अलग अलग जातियों के हैं, उन्हें किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाए। दलवाई साहब यहां बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं आप तमाम लोगों से कि श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट या श्री कृष्ण कमीशन अपॉइंट हुआ था, क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि मुंबई का फसाद जो बर्पा हुआ था, उस फसाद में जिम्मेदार और दोषी कौन है? वो जस्टिस श्री कृष्ण, उसको सैल्यूट करता हूं उस जज को। उसने वो सच्चाई उसके अंदर लिखा, वो सबूत उसके अंदर डाला। मगर अफसोस हमारे सेक्युलर पार्टियों ने, महाराष्ट्र की नाम निहाद सेक्युलर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये बात डालती है कि जब हमारी सरकार आएगी तो श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि जब आपको इंसाफ ही नहीं देना मुसलमानों के लिए तो आप लोग आयोग बनाते ही क्यों है यार? रद्दी की टोकरियों में डाल देना चाहिए। महमूदुर रहमान कमेटी बनाई गई बड़ी मेहनत से, आज तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को डाल देना चाहिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को डाल देना चाहिए। यह आयोग सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि मुसलमान इस आयोग की आड़ में सिर्फ खामोश रह जाए। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो कोई जरूरत नहीं है मुल्क के और महाराष्ट्र के मुसलमानों को यह बताने की कि हम एक कमीशन बनाएंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। यही है भाई, इस रिजर्वेशन के मुद्दे पर जो सेमिनार आपने रखा है, आपको इनसे अब भीख मांगने की जरूरत है। आप इनको मजबूर करिए, ये सियासी पार्टी के हम जैसे रहनुमाओं को मजबूर करिए कि अगर हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो पर अमल नहीं होता तो हमने इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा अपने संवैधानिक पदों से देना चाहिए, तब कहीं जाकर इन पर असर पड़े। वरना हालात ऐसे ही बनते रहेंगे, हम लोग अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, रिजर्वेशन की बातें होती रहेगी और इंसाफ के नाम पर हमको कुछ नहीं मिलेगा। मैं दलवाई साहब, मुझसे पहले वकील साहब ने कहा कि आप अपने पॉलिटिकल लीडर को यह बताइए, बॉम्बे और दिल्ली में बैठे हुए वो लोग जो सियासी लोगों को टिकट देते हैं, मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। क्योंकि माफ करना, मैंने कांग्रेस एनसीपी जैसी पार्टियों में लीडरों को सिर्फ चपरासी बनते हुए देखा हूं, नेता बनते हुए चलती नहीं। अगर यहां फैसला होता है तो दिल्ली में बदल जाता है। फैसले होने चाहिए हर विधानसभा से, फैसले होने चाहिए जिस विधानसभा में आपको टिकट देना है वहां के अवाम से, फैसले वहां से होना चाहिए। और अमल उस पर जब तक होगा नहीं तो माफ करना, सियासी पार्टियां, नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हमारे वोटों के ऊपर लड्डू का जो है मजा चखेगी, सत्ता का सुख भोगेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आज हमारे हालात बुरे, आज हम लोग तकलीफ में जरूर है, लेकिन यह वक्त हमको बहुत कुछ सिखा जा रहा है। मैं जितनी बातें आपको बताया, ये तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर क्या मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि ये हालात हमारे आज के हैं? ये तो उस वक्त से हमारे हालात चल रहे हैं जब यहां पर सेक्युलर सरकारें महाराष्ट्र में और दिल्ली में हुआ करती थी। हमारे तब से हालात बिगड़े हुए, और हमको बचाने के लिए, माफ करना, हमको बचाने के लिए अपनी जद्दोजहद खुद ही करना पड़ता है। हमको बचाने के लिए और कोई नहीं आता। अरे इसी अमरावती शहर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर था,
रियाजुद्दीन देशमुख नाम का, उसके बेटे ने सिर्फ एक लादेन के ऊपर एक कविता छपी थी मराठी में, उसका उर्दू अखबार में ट्रांसलेशन किया, तो उनके बेटे पर 153A यानी देशद्रोह की कलम लगा दी गई। बेचारा वो पुलिस ऑफिसर तड़पते रहा, उसको मालूम था मेरा बच्चा बेकसूर है, उसने सिर्फ ट्रांसलेशन छापा। उसने हिंदुस्तान के तमाम लोगों को खत लिखा। बाद में क्या हुआ कि उस पुलिस ऑफिसर पर भी 153A लगा दिया गया। उसको अपने आप को निर्दोष साबित करते करते सालों लग गए। हम अपना रोना किसको सामने सुनाएं? याद रखना, मेरी बहनें यहां बैठी है, नौजवान साथी यहां बैठे हैं, लीडर यहां बैठे हैं। अब हम झुक कर नहीं बल्कि खुलकर बोलना हमें आना पड़ेगा। जब तक कि हम अपने लीडरों को नहीं बोलेंगे बात, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। पूरे महाराष्ट्र के हालात बदल गए। आज सड़े सड़े लोग इस्लाम पैगंबर के बारे में वो सारी बात मैं जानना चाहता हूं। अग्रवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से आज तक कौन सा ऐसा मुसलमान है कि जो किसी मंदिर में जाकर तोड़फोड़ करता हो? मुझे एक मिसाल दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि मेरा मुसलमान कम्युनल है। अरे आजादी के बाद जिस कौम ने कभी मुसलमान को अपना लीडर नहीं माना, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना लीडर माना, इंदिरा गांधी को अपना लीडर माना, लाल बहादुर शास्त्री को अपना लीडर माना, मुलायम सिंह यादव को अपना लीडर माना, उस कौम से ज्यादा सेक्युलर हिंदुस्तान में और कौन हो सकता है? मैं जानना चाहता हूं कि हमारी चूक कहां हुई, क्यों फिर हमारे पैगंबर को गाली दी जाती है और गाली देने वाले को ज्यादा से बड़ा इनाम दिया जाता है। माफ करना, आज की सियासत यह है कि जो मुसलमानों को जितनी गाली देगा उसका कद उतना बढ़ेगा, उसको वोट उतने मिलेंगे, उसको टिकट पहले मिलेगा। ये हालात बना के रख दिए मुल्क के। ये मुल्क टूट रहा है। इसको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की है तो वो इस मुल्क के मुसलमानों की है। बात रिजर्वेशन पे निकली, लेकिन चूंकि ये बात आज के हालात में, करंट अफेयर्स में हर सुबह और शाम से लेकर सुबह तक हमारी जो नजरें है वो टीवी चैनलों पर और अखबारों में होती है, सोशल मीडिया पे होती है, न जाने कहां पर किसी मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा होगा। अरे जब मुसलमान की बात करते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हम तो पूरे मुल्क की बात करना चाहते हैं, और हमसे ज्यादा वफादार भी इस मुल्क में कौन हो सकता है? मुल्क आजाद हुआ था तो हमें चॉइस करना था, हमें आजादी थी कि हम जाए या ना जाए। इस मुल्क के किसी और मजहब के लोगों की आजादी नहीं थी। हमने ठोकर मार दी पाकिस्तान को, इसलिए कि इस मुल्क से हमको मोहब्बत थी। हमें कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। यह आज हमारी हालत हो गई, या हमारी हालत बना दी गई। तो मेरे नौजवान साथियों, रिजर्वेशन के लिए जो आज सेमिनार जिसका इनेकाद किया गया है, ऐसे सेमिनार नुक्कड़ पे होने चाहिए, गलियों में होने चाहिए। लेकिन यह भी हकीकत है कि जो सवालात हम लोग दाग रहे हैं वो सवालात अब नेताओं के सामने होने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं दलवाई साहब कि जब अगर सामने मालूम है कि सामने कोई असेंबली का सेशन नहीं है, फिर ये कौन से बेस के ऊपर में कैबिनेट के अंदर ये तय कर दिया गया, कैबिनेट में पास कर दिया गया कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलेगा? या तो मेरा एक सवाल है, या काम मुसलमान बनकर सवाल करना चाहता हूं कि आप लोगों की नीयत ही नहीं थी देने की, सिर्फ कैबिनेट में पास करके हमको जिस तरीके से दीगर कमीशन बनाकर हमको ठगा गया, हम भी अपने आप को इसमें ठगा सा महसूस कर रहे। इससे ज्यादा हमारे साथ कुछ नहीं हो। ये मेरा सवाल है। मैं मानता हूं कि मेरी बात चुभ रही, लेकिन तल्ख और सही और हकीकत है। जब तक लीडरशिप अपने सुप्रीम लीडरों के सामने मैनिफेस्टो पे अमल करने का नहीं बोलेगी, तब तक इस मुल्क के मुसलमानों के मुस्तकबिल की बात करना हमारे लिए कोरी बकवास होगी। अब वक्त आ गया है कि हमें हिस्सेदारी तो चाहिए, ताबेदारी उस तरीके से नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए पूरी ताकत के साथ। और अब हम ये भी तय करना चाहिए कि हमें मांगने का तरीका बदलना होगा। अब हमें दरखास्त करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो बाद में देखेंगे, पछता जाएंगे। ये तय करना पड़ेगा हमको। जब तक हम ये तय नहीं करेंगे, हमारे मुस्तकबिल से खिलवाड़ होते रहेगा। रिजर्वेशन पर
चूंकि हमको तो ऐसी जो हुकूमत आज आई है, हमारा साथी उनको नहीं है, तो हम उनसे उम्मीद ही क्या करेंगे कि वो भी हमें साथ देंगे। हाँ, हमें तकलीफ उन लोगों से है कि जिनको हम साथ देते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उन्होंने हमारी बात को रखना चाहिए, समझना चाहिए। यही बात मुझे यहाँ कहना था। मैं जानता हूँ कि मुझे दलवाई साहब ने कहा कि भाई 5 बजे की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मुझे 5 बजे जाना है, तो मेरा भी फ़र्ज़ था कि मैं 5 बजे के पहले अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करूं। वरना इसमें कोई शक नहीं कि सवालात तो वो है, उलझने तो इतनी हैं कि उसको सुलझाने की बात अगर हम करेंगे तो शायद 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा, लेकिन बात तो होगी। शाहिद भाई, मुल्क के हालात ख़राब है, महाराष्ट्र के हालात ख़राब है, हमारी हिमायत में बोलने वाले लोग डर रहे हैं। हमारी सियासी पार्टियों का ये हाल है कि अपने स्टेज के ऊपर हम मुस्लिम रहनुमाओं को आगे नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे हिंदू वोट ना नाराज हो जाए। हमारा चेहरा ये बना दिया गया, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। मैं फिर से यहिया भाई आपका और इस पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज इस अहम और कीमती मीटिंग बुलाए। और इतनी बात कहते हुए मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूं इस शेर के साथ कि हमको मक्तल से बरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। खुदा। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा। इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, कामठी। पुरानाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें। हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट हैं। यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर।